साथियों नमस्कार। हम राजस्थान में होने वाली 1857 क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इस संबंध में हमने अब तक 3 कक्षाएं ले ली है। आप इस कक्षा को देखने से पहले अगर आप उन तीनों कक्षाओं को एक बार देख लेंगे तो ये कक्षा आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और पिछली 3 कक्षाओं में हमने क्या क्या सीखने का प्रयास किया है, किन किन बातों पर हमने चर्चा की है, अगर मैं संक्षिप्त रूप से उसको बताना चाहूं तो सबसे पहले हमने क्रांति के संदर्भ में क्रांति का अर्थ क्या होता है उसको हमने देखा, और उसके बाद में क्रांति से पूर्व हमारे राजपूताना की क्या स्थितियां थी उनके बारे में हमने चर्चा की। उन स्थितियों में हमने देखा कि हमारे जो शासक हैं, हमारे जो सामंत है, या हम कह सकते हैं जो आमजन है, और उसमें हम किसान, मजदूर वर्ग, साहित्यकार, सामाजिक धार्मिक संगठन से जुड़े हुए लोग, और यहाँ तक कि हमने जो हमारे सैनिक है उनकी क्या स्थितियां रही है, उनकी क्या समस्याएं रही है, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। और उसके बाद में हमने एक तथ्यात्मक क्लास ली थी जिसमें हमने 1857 क्रांति के संदर्भ में जितने भी पदाधिकारी है, जितनी भी छावनियां हैं, हमारे राजपूताना के शासक है, या फिर कुछ ऐसे मेवाड़ और मारवाड़ के सामंत या जागीरदार कह सकते हैं जिन्होंने क्रांति में सक्रिय योगदान दिया है, उन सभी व्यक्तित्वों के बारे में हमने एक एक क्लास में जानने का प्रयास किया है। अब इस कक्षा में हम राजस्थान में 1857 क्रांति किस प्रकार से शुरू हुई और फिर किस प्रकार से इसका विस्तार हुआ उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। राजस्थान के संदर्भ में बात करने से पहले एक सामान्य जानकारी यहां पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो 1857 क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक स्थान से हुई थी, और जो ये तारीख थी आपके 10 मई 1857 को। तो भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो भारतीय संदर्भ में क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई है, और जो तारीख है आपके 10 मई 1857 को। अब ये जो क्रांति है इसका राजपूताना में कैसे विस्तार हुआ, ये हम कह सकते हैं कि राजपूताना में इस क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ, तो उसके पीछे जो कहानी है आप उस कहानी को समझेंगे तो आपको अच्छी तरीके से सारी घटनाएं आपको याद हो जाएगी। इन घटनाओं को आप रटने का कभी प्रयास नहीं करें, क्रमबद्ध रूप से उनको अगर आप सुनेंगे और क्रमबद्ध रूप से उनको आप समझेंगे और फिर उस पर चिंतन करेंगे तो सारी चीजें आपको आसानी से याद भी हो जाएगी। जैसे ही आपकी क्रांति की शुरुआत भारत में हुई उसके कुछ दिनों के बाद में ही, क्योंकि आप सबको पता है उस समय जो भारत का एजेंट गवर्नर जनरल थे आपके पैट्रिक लॉरेंस, और पैट्रिक लॉरेंस जो आपके एजेंट गवर्नर जनरल थे उनके 2 मुख्यालय थे, एक था आपके अजमेर और दूसरा था आपके माउंट आबू। क्योंकि ये आपके ग्रीष्मकालीन मौसम है, आप मई के आसपास हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होता है, तो उस समय जो हमारे एजेंट गवर्नर जनरल थे, और उस समय जो एजेंट गवर्नर जनरल है पैट्रिक लॉरेंस, ये आपके माउंट आबू में थे। वो माउंट आबू के अंदर ही 19 मई 1857 को माउंट आबू के अंदर हमारे जो एजेंट गवर्नर जनरल है पैट्रिक लॉरेंस, उनको क्रांति की सूचना मिल चुकी है कि किस प्रकार से भारतीय आमजन ने जो ब्रिटिश शासन है या हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनकी नीतियों के खिलाफ जाकर आपके क्रांति की शुरुआत कर दी है। तो कुछ दिनों के बाद, जैसे भारत के संदर्भ में 10 मई में इस क्रांति की शुरुआत हुई है, और उसके कुछ दिनों के बाद में ही 19 मई के आसपास इस क्रांति की जानकारी माउंट आबू के अंदर हमारे एजेंट गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस को मिली है। अब कई बार बच्चे इस बात को भी रटते हैं कि एजेंट गवर्नर जनरल को राजपूताना में होने वाली क्रांति की सूचना कहां मिली, तो जाहिर सी बात है मई के आसपास का महीना है, और हमने इस बारे में पहले चर्चा कर ली थी कि मई के आसपास जो एजेंट गवर्नर जनरल का जो मुख्यालय होता है वो आपके आबू होता है, तो आबू के अंदर ही इनकी ये जानकारी मिली है। जैसे आपके पैट्रिक लॉरेंस को ये आपके क्रांति की जानकारी मिली है, तो पैट्रिक लॉरेंस ने यहां पर 2 प्रकार के कार्य किए। सबसे पहले उन्होंने जो 23 मई के आसपास सभी शासकों को एक पत्र लिखा है। इन तारीखों को आप याद नहीं रखें, ये केवल आपको एक क्रमबद्ध रूप बनाए रखेंगे, और क्रमबद्ध रूप से आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी, इसलिए मैं आपको तारीख बता रहा हूं। ऐसी तारीख का परीक्षा पूछते नहीं है। 23 मई 1857 के आसपास पैट्रिक लॉरेंस ने राजपूताना के जितने भी शासक है उनको पत्र लिखे, और पत्र में इस बात को उन्होंने साझा किया है कि भारत में होने वाली 1857 क्रांति है या ब्रिटिश प्रांतों में जो होने वाली क्रांति है उसका प्रभाव राजपूताना के ऊपर भी पड़ सकता है। तो सभी शासक अपने क्षेत्र के अंदर शांति बनाए रखें, अपनी सेना को बिल्कुल तैयार रखें, और जो भी क्रांतिकारी गतिविधियों में हमें लिप्त नजर आता है, जिसका भी हम कह सकते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों में जो हमें संदिग्ध नजर आता है, आप उनकी निगरानी रखेंगे और आप उनको कैद कर लेंगे। ऐसा कुछ पत्र आपके 23 मई के आसपास हमारे जो एजेंट गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस, उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो शासक है उनको आपके भेजा है। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि 23 मई से 2 दिन पहले ही 21 मई को जो मारवाड़ के शासक है तख्त सिंह, उन्होंने तो आगे आकर पैट्रिक लॉरेंस को पत्र लिखा था कि क्रांति की शुरुआत हो चुकी है
और हमारी इच्छा है कि इस क्रांति के विरुद्ध हम आपका सहयोग करेंगे। तो इस घटना से एक बात पता लग रही है कि क्रांति के समय जो हमारे शासक वर्ग हैं, वे शासक वर्ग क्रांतिकारियों के साथ ना होकर ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके पदाधिकारियों के साथ है। क्योंकि जो गवर्नर एजेंट टू गवर्नर जनरल है वो 23 तारीख को पत्र लिख रहे हैं और उनसे 2 दिन पहले ही खुद आपके कुछ शासक ब्रिटिश पदाधिकारियों को कह रहे हैं कि हम आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल ने जो पहला काम किया है यहाँ पर वह यह किया है कि उन्होंने विभिन्न शासकों को पत्र लिखा है। दूसरा जो उन्होंने काम किया है पैट्रिक लॉरेंस ने, वह है अजमेर की सुरक्षा का। अब आप इन सारी बातों को ऐसे समझेंगे ना तो आपको ये नसीराबाद वाली कहानी, नीमच वाली कहानी, कोटा वाली कहानी सब समझ में आ जाएगी। उसको आप भटकने की आवश्यकता नहीं, क्रमबद्ध रूप से पढ़ने तो सारी बात आपको समझ में भी आएगी। इसमें जो हमारे एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉरेंस साहब है, उन्होंने फिर दूसरा काम किया था कि अजमेर की सुरक्षा की जाए। अब अजमेर की सुरक्षा करना क्यों जरूरी है, यहां पर भी एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो उस समय का जो एजेंट टू गवर्नर जनरल है, जिसका एक मुख्यालय माउंट आबू में है तो दूसरा मुख्यालय आपके अजमेर में था। तो जो ब्रिटिश पदाधिकारियों या कंपनी के जितना भी जो गोला बारूद है, अस्त्र शस्त्र है और हम कह सकते हैं कि जो आपकी संपत्ति है, वो सारी की सारी आपके अजमेर में सुरक्षित थी। और एजेंट टू गवर्नर जनरल ये नहीं चाहते थे कि गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र या फिर जो संपत्ति है वो क्रांतिकारियों को हाथ लगे। क्यों, अगर ये क्रांतिकारियों को हाथ लग जाएगी तो क्रांतिकारियों को इस क्रांति को विस्तार करने में और आम लोगों का सहयोग लेने में और अधिक आपके सहयोग मिल सकता है। तो कैसे न कैसे करके क्रांतिकारियों को अजमेर में जो गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र और जो संपत्ति है उससे दूर रखा जाए। तो सबसे पहले क्या किया जाए, अजमेर की सुरक्षा की जाए। और भी कुछ कारण है अजमेर की सुरक्षा करने का। ये जो अजमेर वाला भाग है, ब्रिटिश जो आपके चीफ कमिश्नरी प्रांत है राजपुताना में एकमात्र स्थान है और राजपुताना बिल्कुल मध्य में स्थित है। जिस प्रकार भारत के संदर्भ में दिल्ली की स्थिति है, उसी प्रकार राजपुताना के संदर्भ में अजमेर की स्थिति है और ये बिल्कुल मध्य में है। और अगर अजमेर पर ब्रिटिश नियंत्रण रहेगा तो पूरे राजपुताना पर भी नियंत्रण रखना बिल्कुल सरल होगा। और अगर अजमेर पर क्रांतिकारियों का नियंत्रण हो जाएगा तो ये बात दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरे क्रांतिकारी संपूर्ण राजपुताना पर नियंत्रण कर लेंगे। तो क्रांतिकारियों से पहले लॉरेंस ये चाह रहे हैं कि अजमेर को उन्हीं का नियंत्रण बना रहे, क्योंकि एक प्रकार की राजधानी है, एक प्रकार के आपके राजपुताना के मध्य भी आपके स्थित है और ब्रिटिश एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल का मुख्यालय भी है, तो उसे तो सबसे पहले सुरक्षित रखना जरूरी है। तो 19 मई 1857 को जैसे आपके लॉरेंस को माउंट आबू के अंदर इस क्रांति की सूचना मिली तो सबसे पहले उसने 2 कार्य किए। एक तो उसने विभिन्न शासकों का पत्र लिखा और दूसरा उसने क्या किया, आपके अजमेर की सुरक्षा का कार्य किया। अजमेर की सुरक्षा का कार्य पैट्रिक लॉरेंस ने किस प्रकार किया, अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो हमें वो घटना भी समझ में आ जाएगी जब आप उसको भी रटने का प्रयास करते हो कि राजस्थान में इस क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। तो नसीराबाद से कोई ऐसा नहीं है कि पहले से कोई स्क्रिप्ट लिख दी गई है कि इस क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से होगी, ऐसी कोई लिखी हुई चीज नहीं है। क्योंकि कुछ आपके घटनाएं ऐसी हो गई है जिनकी वजह से नसीराबाद के सैनिकों ने सबसे पहले इस क्रांति को आपके प्रारंभ किया है। तो अगर आप उस चीज को समझना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि जब अजमेर की सुरक्षा के लिए जो कार्य किया गया है वही कार्य कैसे आपके नसीराबाद ट्रांसफर हुआ है और नसीराबाद से फिर आपके वहां के जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान हैं उन्होंने इस क्रांति की आपके शुरुआत की है। तो पहले इस बात को समझ लेते हैं कि पैट्रिक लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा के लिए क्या किया है। उस घटना को हम समझेंगे तो नसीराबाद वाली कहानी भी हमें समझ में आ जाएगी। अजमेर की सुरक्षा के लिए जो पैट्रिक लॉरेंस है उन्होंने कुछ कार्य किया है और सबसे पहले उन्होंने ये किया, जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान हैं। अब हम इस बारे में कल बात कर चुके हैं। नेटिव का मतलब होता है देशी और इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना की टुकड़ी, और ये 15वीं क्रमांक की थी इसलिए इसका नाम हो गया 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान। और ये जो जवान है विद्यार्थियों, इनको आपके बुलाया गया था राजपुताना के अंदर और इनको भार दिया गया था अजमेर की सुरक्षा का, कि आप अजमेर की सुरक्षा करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अजमेर की जितनी भी जो संपत्ति है, गोला बारूद है, वो क्रांतिकारी हाथ नहीं आए, ये जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन विद्यार्थियों जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के कुछ जवान हैं, ये जवान विद्यार्थियों मेरिट में रह चुके हैं और पैट्रिक लॉरेंस को ये लग रहा है क्योंकि ये क्रांतिकारी या जो ये आपके हम कह सकते हैं कि जो सैनिक टुकड़ी है, इनके से जो कुछ आपके सैनिक है वो मेरिट से आए हुए हैं और मेरिट में तो क्रांति पहले ही हो चुकी है, तो हो सकता है कि इनके सैनिकों में क्रांतिकारियों के बीच आपके मौजूद हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस सैनिक टुकड़ी को हमने अजमेर की सुरक्षा का भार दिया है वही सैनिक टुकड़ी अजमेर में सबसे पहले क्रांति कर दे और अजमेर पर नियंत्रण रख ले, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। तो पैट्रिक लॉरेंस को लगा कि जो हमने निर्णय लिया है कहीं ना कहीं वो गलत साबित भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपने निर्णय को सही करने के लिए
उसकी सच्चाई की पुष्टि करने के लिए जरूरी है कि इस सैनिक टुकड़ी को यहाँ से हटाया जाए और अंग्रेजों के समर्थक, हम कह सकते हैं कंपनी की जो समर्थक टुकड़ी है, सैनिक टुकड़ी, उसको यहाँ बुलाया जाए। तो पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया, यहाँ पर दो कार्य किए। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि भाई जो ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान है उनको यहाँ से हटाकर हम नसीराबाद भेजेंगे, और उसकी जगह जो आपके गुजरात के अंदर एक जगह है डीसा, वहां के जो जवान हैं, जो आपके कंपनी के समर्थक है, उनको बुलाया जाएगा, और ये जवान फिर किसकी सुरक्षा करेंगे, आपके अजमेर की सुरक्षा करेंगे। तो दो कार्य किए गए कि एक तो जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान है उसका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। कहां से स्थानांतरण कर दिया जाएगा, आपके अजमेर से स्थानांतरण करके उन किसी दूसरी जगह भेज देंगे, और फिर उनकी जगह दूसरी सैनिक टुकड़ी आएगी, डीसा के जवानों की सैनिक टुकड़ी आएगी जो ब्रिटिशों के समर्थक थी, और वो फिर अजमेर की सुरक्षा करेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगेगा। जब तक ये टुकड़ी, सैनिक टुकड़ी यहां से बाहर जाएगी और डीसा वाली सैनिक टुकड़ी जब तक अजमेर में आएगी, तो इसमें कुछ समय लगेगा। तो उस समय के दौरान अजमेर की सुरक्षा कौन करेंगे, और इस संबंध में आपके ऑब्जेक्टिव, आपके जो प्रश्न पत्र होता है सवाल पूछा गया है कि जब तक ये आपके डीसा के जवान अजमेर पहुंचेंगे तब तक अजमेर की सुरक्षा का भार दो सैनिक टुकड़ियों पर रहेगा। एक तो अजमेर के पास में ही एक आपके ब्यावर जो सैनिक छावनी है, उसके अंदर एक आपके बटालियन थी जिसको हम बोलते हैं मेर बटालियन, और मेर बटालियन ये आपके अजमेर की, आपके हम कह सकते हैं कि ब्यावर की जो सैनिक टुकड़ी है ब्रिटिश समर्थक है। हम ये भी जानते हैं कि इस सैनिक टुकड़ी ने कहीं भी क्रांति में भाग नहीं लिया है, तो ये अंग्रेजों की एक प्रकार से विश्वसनीय सैनिक टुकड़ी थी। तो जो ब्रिटिश अधिकारी थे कार्नेल, उनको ये कार्य दिया गया कि जो आप हैं इस मेर बटालियन को कहां लेकर आएंगे, आप अजमेर लेकर आएंगे, और अजमेर में कब तक रहेंगे, जब तक ये जो डीसा के जवान हैं वे आपसे गुजरात से आ नहीं जाते। इसके बाद में जोधपुर के एक आपके व्यक्ति थे जिनका नाम था कुशल राज सिंघवी, इनका नाम आप खूब बार पढ़ेंगे। और कुशल राज सिंघवी ये भी आपके जो तख्त सिंह के ही अधीन आपके एक कर्मचारी थे, मारवाड़ के शासक तख्त सिंह के अधीनस्थ ही है, और ब्रिटिशों के समर्थक थे। उनको ये कहा गया कि जो आपके जोधपुर के जो घुड़सवार हैं, और वो भी आपके ब्रिटिशों के समर्थक हैं, आप घुड़सवारों को लेकर आए और कार्नेल मेर बटालियन लेकर आएंगे, और आप दोनों कहां आ जाए, अजमेर आ जाए, और अजमेर की सुरक्षा करें, और तब तक सुरक्षा करें जब तक ये आपके डीसा के जवान अजमेर पहुंच नहीं जाए। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है, कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में घुड़सवार सेना और कार्नेल के नेतृत्व में मेर बटालियन, इनको बुला लिया गया आपके अजमेर, और उनको जिम्मेदारी दी कि आपको अजमेर में रहना है और अजमेर की सुरक्षा करना है। लेकिन कहां तक सुरक्षा करना है, जब तक डीसा के जवान आपके अजमेर पहुंच नहीं जाए। अब जब तक ये सारी घटनाएं हो रही हैं, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो जवान है उनका फिर स्थानांतरण कर दिया गया, और उनका स्थानांतरण जिस स्थान पर किया था वह था आपके नसीराबाद। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवानों को अजमेर से कहा स्थानांतरित कर दिया गया, आपके नसीराबाद आपके स्थानांतरित कर दिया गया। और नसीराबाद पहुंचने पर इसी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने, आप ये तारीख बिल्कुल याद रखेंगे, 28 मई 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। और इसीलिए आप ये रटते हो कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई, तो आप बच्चों की तरह इस बात को रटते हो नसीराबाद से हुई। और किस सैनिक टुकड़ी ने की, तो 15वीं बंगाल नेटिव जो सैनिक टुकड़ी उसने की, और कब की, तो 28 मई 1857। लेकिन हमने इस बात को समझने का प्रयास किया है कि अगर आप इस बात को सोचें, ये अजमेर वाली घटना नहीं होती तो फिर ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान नसीराबाद में नहीं आते, और अगर ये नसीराबाद नहीं आते तो नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत भी नहीं होती। तो अजमेर के अंदर होने वाला सारा घटनाक्रम और उस घटनाक्रम से प्रभावित होने वाली सैनिक टुकड़ी है ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान। और जब इन पर विश्वास न करके उनको नसीराबाद भेज दिया गया, तब उनके मन में संदेह जागृत हुआ कि आखिरकार जो अंग्रेज हैं, ये ब्रिटिश पदाधिकारी हैं, ये हमारे ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहे। तब इन्होंने अपने ऊपर किए गए अविश्वास की प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटिश पदाधिकारियों या हम कह सकते हैं कंपनी के विरुद्ध जो कार्य किया वो एक प्रकार की क्रांति थी, और उसकी तारीख थी विद्यार्थियों 28 मई 1857। यहां पर एक बात आप इसको और जोड़ लें, कई बार लिखित परीक्षा में इस प्रकार के सवाल पूछ लेते हैं कि आखिरकार नसीराबाद से ही राजस्थान के संदर्भ में इस क्रांति की शुरुआत क्यों हुई। रट तो लिया नसीराबाद से 1857 क्रांति की शुरुआत हुई है, लेकिन उसके अगला स्टेप भी आपको आना चाहिए। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आखिरकार नसीराबाद से ही इस क्रांति की शुरुआत क्यों हुई, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी आपको आना चाहिए। तो क्यों हुई है, तो उसके पीछे एक रीजन तो यही है कि नसीराबाद के अंदर जो सैनिक टुकड़ी है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान, ये सबसे पहले अजमेर और अजमेर से पहले मेरठ में थे, और मेरठ से ही इनके दिल दिमाग में क्रांति के बीज पहले से ही मौजूद थे। ये तो विशेष
समय का ध्यान रख रहे थे कि अपने अनुकूल अवसर आते ही, अपने अनुकूल समय आते ही हम क्या कर देंगे, क्रांति की शुरुआत कर देंगे। दूसरा, आपके नसीराबाद के सैनिकों का क्रांति में भाग लेने का कारण यह था कि इनके ऊपर ब्रिटिश जो पदाधिकारी उन्होंने विश्वास नहीं किया, उनको बार बार स्थानांतरित किया गया, मेरठ से अजमेर भेज दिया गया और अजमेर से फिर आपको इनको आपके नसीराबाद भेज दिया गया। एक यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनके मन में यह भी था कि जो डीसा के जवान आ रहे हैं अजमेर के अंदर, ये अजमेर की सुरक्षा के लिए नहीं आ रहे, बल्कि ये आपके जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान हैं उनको बंधक बनाने के लिए आ रहे हैं। वो उनको बंधक बनाएंगे और फिर उनको सामूहिक रूप से दंडित किया जाएगा या मृत्युदंड दिया जाएगा इस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवानों को। ये विश्वास आपके इस नेटिव इन्फेंट्री के जवानों के अंदर फैल गया था। और जब इस संबंध में एक ब्रिटिश अधिकारी है जिनका नाम है प्रिचार्ड है, इस संबंध में इस सैनिक टुकड़ी ने प्रिचार्ड से सवाल किया कि क्या ये डीसा के जो सैनिक आ रहे हैं हमारे विरुद्ध बुलाए जा रहे हैं क्या, तो प्रिचार्ड ने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। और प्रिचार्ड का मौन रहना इस सैनिक टुकड़ी के लिए विश्वास हो गया कि जो डीसा के जवान हैं वो इसीलिए अजमेर आ रहे हैं ताकि जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान हैं उनको सामूहिक रूप से बंधक बनाकर और उनको सामूहिक आपके दंडित करने के लिए आपके कार्य किया जाएगा। तो ये तीन कारण हो गए। एक तो उनका स्थानांतरण होना, उन पर विश्वास नहीं करना, और डीसा के जो जवान हैं उनके संबंध में जो संदेह बना हुआ था उस संदेह को दूर नहीं कर पाना प्रिचार्ड के द्वारा, यह भी एक कारण था कि नसीराबाद के जो सैनिक है उन्होंने सबसे पहले क्रांति की। और जो अंतिम कारण है वो तो आप सब जानते हैं, और वो है अफवाहें। अफवाहें कैसे इस क्रांति के कारण बन सकती है, या नसीराबाद से ये क्रांति क्यों शुरू हुई, उसके संदर्भ में अफवाहों की क्या भूमिका है। तो एनसीईआरटी पुस्तकें इन अफवाहों पर विशेष तौर से ध्यान दे रही है और उसमें खूब अच्छी बातें बताई गई है। जैसे उस समय 3 प्रकार की अफवाहें फैली थी। जो सबसे पहली अफवाह थी वे थी आपके गाय और सुअर की चर्बी। ये जो अफवाह है ये बड़ी तेज गति से फैली थी। अब ये क्या है, तो आप सबको पता है कि ब्रिटिश से जो कालीन जो राजपूताना है उस समय जो एक विशेष प्रकार की जो राइफल चलती थी, जो एनफील्ड राइफल है, और उस एनफील्ड राइफल के अंदर जो कारतूस का प्रयोग किया जाता है उस कारतूस के ऊपर एक कैप लगी हुई होती है, और कहते हैं कि उस कैप को मुंह से ही बाहर निकालना पड़ता था, और उस कैप के अंदर जो आपके गाय की हम कह सकते हैं और जो सुअर है उनकी जो चर्बी है उनका इस्तेमाल किया गया था। तो जो हमारे हिंदू सैनिक हैं या हमारे जो मुस्लिम सैनिक हैं उनको ऐसा लगा कि हमारी ये धर्म के साथ खिलवाड़ है, ब्रिटिश पदाधिकारी हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, हमारा धार्मिक परिवर्तन करने के लिए इस प्रकार की गाय और सुअर की चर्बियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वही कारतूस प्रयोग के लिए हमें दे रहे हैं। तो ये जो अफवाह है या फिर जो वास्तविक घटना है ये बड़ी तेज गति से फैली है और लोगों ने इस पर विश्वास भी किया है। और सैनिकों ने जब इसके बारे में पदाधिकारी से पूछा तो पदाधिकारियों ने कोई संतुष्टिभरक जवाब भी नहीं दिया, तो जो संदेह है वो और आपके बढ़ता गया। दूसरा जो आपके अफवाहें उस समय फैली थी वह थी आपके आटे के अंदर हड्डियों का चूरा। जो आपके ऐसा माना गया कि सैनिक जिस खाने के लिए जिस आटे का प्रयोग करते हैं उस आटे के अंदर जो गाय की हड्डियां हैं या फिर जानवरों की हड्डियां हैं उनको मिला दिया गया है। तो जो सैनिक उस आटे का प्रयोग कर रहे हैं भोजन के रूप में तो उनका धर्म फिर से भ्रष्ट हो रहा है। और इस संदर्भ में भी जब सैनिकों ने ब्रिटिश पदाधिकारी से प्रश्न पूछे तो पुनः उनको संतुष्टि पर जवाब आपके नहीं मिला। एक और आपकी अफवाहें फैली थी वह थी आपके कि ब्रिटिशों के शासन के 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। जैसे ब्रिटिशों ने अपने शासन की शुरुआत जिस आपके युद्ध से की थी वो था 1757 के प्लासी युद्ध। और प्लासी युद्ध के बाद से जो आपकी व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी वो निरंतर आपकी राजनीतिक कंपनी बन चुकी थी। और 1757 के अंदर अगर हम 100 साल जोड़ देंगे तो जो तारीख हमारे सामने निकल कर आएगी वो थी 1857। उस समय कई सारे साधु सन्यासी थे, कई सारे ऐसे भविष्यवक्ता थे जिन्होंने कहा था कि कंपनी का 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और कंपनी का अब आपके समाप्ति बिल्कुल नजदीक है, तो हमें थोड़े से और अच्छे से प्रयास करके कंपनी और ब्रिटिश शासन को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो ये 3 अफवाहें हैं या हम कह सकते हैं 3 जो घटनाएं हैं उन तीनों घटनाओं पर भारतीय सैनिकों ने, राजपूताना के सैनिकों ने, आम लोगों ने बढ़ चढ़कर विश्वास किया। उनको ऐसा लगा है कि भाई ये जो अंग्रेज हैं वो हमारे धर्म भ्रष्ट कर सकते हैं, ये अजमेर हमारे धार्मिक और सामाजिक परंपराओं प्रथाओं को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं और अब इनके 100 साल भी हो चुके हैं, तो मतलब अब इनका शासन समाप्ति की ओर है और हम सबको एकजुट होना चाहिए और इनके खिलाफ एक क्रांति का बिगुल बजाना चाहिए ताकि ये जो क्रांति सफल हो जाए और ब्रिटिश शासन हमेशा हमेशा के लिए राजपूताना सहित पूरे भारत से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो जो आपके 4 कारण हैं, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का स्थानांतरण करना, विश्वास नहीं रहना, डीसा के सैनिकों को बुलाना और अफवाहें फैलना,
इन चारों के चारों घटनाओं के कारण ही नसीराबाद के अंदर सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई है। और इसका जो मेन कारण है वो यही है कि नसीराबाद में जो सैनिक टुकड़ी है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, उनका एक प्रकार से मनोबल तोड़ा गया है अजमेर के अंदर, और इनके अंदर मेरिट से ही पहले से ही इनके अंदर क्रांति के बीज मौजूद हैं। अगर ये इन्फेंट्री के जवान कहीं और जाते, मान लीजिए नसीराबाद की जगह नीमच चले जाते, तभी राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नीमच से होती, लेकिन ये नसीराबाद आए हैं तो क्रांति की शुरुआत आपके नसीराबाद से होगी। अब आप इन चीजों को समझने का प्रयास करो, रटे कहीं नहीं है, रटना सही नहीं है। एक लाइन में रट लिया कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 नसीराबाद से हुई है, 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जवानों ने की है, तो कोई आपने कोई अच्छा काम नहीं किया। कोई पूछ ले यहीं से क्यों हुई है तो भी हमारे पास उत्तर है। कोई पूछ ले कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान नसीराबाद में आए कैसे है, तो इस बात का भी हमारे पास जवाब है। तो हमने देखो 10 मई से इस घटनाक्रम की शुरुआत की है। कैसे 19 मई को पता चला है, कैसे 23 मई को उन्होंने पत्र लिखा है, कैसे फिर अजमेर आए हैं सैनिक, और अजमेर से फिर कैसे अब नसीराबाद आए हैं, और नसीराबाद से किस प्रकार से आपकी 28 मई से इस क्रांति का आपके शुरुआत हुई है। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको समझ में आई है, और आपको उनको इसी प्रकार से पढ़ना है ताकि आपको अच्छी सी चीजें याद हो जाए। अब इस नसीराबाद की क्रांति के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई है, उन घटनाओं को हम जानने का प्रयास करते हैं। नसीराबाद में होने वाली घटनाओं पर अगर हम नजर डालेंगे तो सबसे पहले हमें जो बात नजर आ रही है, देखिए जितने भी क्रांतिकारी होते थे वो जब किसी भी छावनी के अंदर क्रांति करते थे तो उनके उस समय के दो तात्कालिक उद्देश्य होते थे। सबसे पहले तो वो छावनी को लूटते। छावनी को लूटने का मतलब ये हो गया कि उस छावनी में जितने भी ब्रिटिश गोला बारूद है, अस्त्र शस्त्र संपत्ति, उनको लूट लेंगे, और वहां के जो ब्रिटिश पदाधिकारी हैं जो क्रांति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं उनकी वो हत्याएं करेंगे। और इन दोनों का मिला जुला रूप ही हमें क्रांति में देखने को मिलता है। तो नसीराबाद के अंदर जब बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने 28 मई को क्रांति की, तो सबसे पहले उन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा। लूटने के बाद में वहां पर दो ब्रिटिश अधिकारी थे, एक का नाम था स्पॉटिसवुड और एक जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनका नाम था न्यूबेरी। इन दोनों कहते हैं वहां के सैनिकों ने कर दिए। परीक्षा में खूब बारी पूछा जाता है कि जो आपके स्पॉटिसवुड और न्यूबेरी है इनका संबंध किस सैनिक छावनी से था, तो बिल्कुल सरल सी बात निकल कर आ रही है आपके नसीराबाद की सैनिक छावनी से था। और जैसे ही आपके ये स्पॉटिसवुड और आपकी न्यूबेरी की हत्या हुई है, उसके बाद के अंदर जो आपके नसीराबाद के जो सैनिक हैं, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक हैं, वो दिल्ली की ओर चले गए। और लगभग आपके ये 18 जून 1857, तारीख याद नहीं रखनी, केवल मैं क्रमबद्धता के लिए आपको बता रहा हूं, 18 जून 1857 के आसपास जो ये आपके नसीराबाद के सैनिक है वो आपके दिल्ली पहुंच जाते हैं। और जब ये दिल्ली जाते हैं तो इनका पीछा भी किया जाता है ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा, जिसमें आपके ये एक तो हीथकोट है, और हीथकोट के जो साथ में आपके जो वाल्टर है, इन दोनों की सेनाएं इनका आपके बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवानों का पीछा किया है। और इसी दौरान जो आपके कर्नल पेनी है, ब्रिटिश पदाधिकारी है, ब्रिटिश सैनिक है, कर्नल पेनी, उनका मार्ग में हृदयघात के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस संदर्भ में देखा नसीराबाद की जो छावनी है उस संदर्भ में 3 ब्रिटिश पदाधिकारियों की मौत हो रही है। एक तो स्पॉटिसवुड हो रहा है, एक आपके न्यूबेरी हो रहे हैं, एक आपके पेनी हो रहे हैं। लेकिन इस सेना के द्वारा पीछा करने के बावजूद भी नसीराबाद के सैनिक बिल्कुल आसानी से और सरलता से 18 जून को दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने दिल्ली के अंदर ही जो ब्रिटिश सेना होती है उसको परास्त कर देते हैं। अब ये आप देखिए कि कहां आपके नसीराबाद और कहां आपके दिल्ली, और कुछ ही दिनों के अंतराल में नसीराबाद के सैनिक दिल्ली पहुंच पा रहे हैं बिना किसी बाधा के। तो इस बात के सबूत है कि भारतीय जो आम जन है, भारतीय जो किसान है, व्यापारी है, मजदूर है, जो सैनिक है, सामाजिक आर्थिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं क्रांति और क्रांतिकारियों को समर्थन था। और उन आम जन के सहयोग से ही ये जो नसीराबाद के सैनिक हैं बिना किसी बाधा के कहां पहुंच गए, आपकी दिल्ली पहुंच गई। अगर आम लोग इस क्रांति के खिलाफ होते तो नसीराबाद के सैनिक आपकी दिल्ली नहीं पहुंच पाते। तो इनका दिल्ली पहुंचना इस बात का सबूत है कि हमारे जो आम लोग हैं उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया है, उनकी सुरक्षा की है और निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए उनकी मदद भी की है। एक विद्यार्थी यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, कई बार एक विवाद की स्थिति यहां बढ़ जाती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि राजपुताना के अंदर जो आपके ब्रिटिशों का मुख्य स्थान था वह था अजमेर, और अजमेर की सुरक्षा का भार आपके ब्रिटिश पदाधिकारियों ने, हम कह सकते हैं कि अजमेर की सुरक्षा का कार्य ब्रिटिश पदाधिकारियों ने किया है। नसीराबाद के सैनिक चाहते तो आप सोचिए इस बात को, वो नसीराबाद में क्रांति करके और नसीराबाद से कितने दूर है आपके अजमेर, आसानी से अजमेर पर नियंत्रण कर सकते थे। लेकिन जो नसीराबाद के सैनिक हैं वो अजमेर ना जाकर कहां चले गए, आपके दिल्ली चले गए।
तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि अगर ये नसीराबाद के सैनिक अगर दिल्ली ना जाकर अजमेर चले जाते और अजमेर पर नियंत्रण स्थापित कर लेते, अजमेर की सारी संपत्ति पर नियंत्रण कर लेते, तो हो सकता था कि राजपूताना सहित पूरे भारत में ये क्रांति आपके सफल हो जाती और ब्रिटिश शासन का आपके समापन हो जाता। ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। फिर कुछ आपके इतिहासकार इसके विरोध में प्रत्युत्तर भी देते हैं। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि नसीराबाद के सैनिक अजमेर न जाकर दिल्ली जाना उनका निर्णय बिल्कुल सही था। क्यों सही था, इसके पीछे वो तर्क देते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि अजमेर के अंदर गोला बारूद मान लीजिए है, अस्त्र शस्त्र है और ब्रिटिशों की संपत्ति भी वहां है आपके, लेकिन ये सारी बातें तो ये सारी चीजें तो पहले से ही नसीराबाद के सैनिकों के पास है, जो उन्होंने नसीराबाद में लूट ली है। नसीराबाद की जो सैनिक छावनी थी, वहां पर जब बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्रांति की है, तो वहां का सारा गोला बारूद संपत्ति उन्होंने ले लिया है, तो उनको इस सारी संपत्ति की आवश्यकता नहीं, पहले से उनके पास सारे संसाधन है। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि जो नसीराबाद के जो सैनिक हैं वो इसलिए अजमेर नहीं आए क्योंकि तब तक अजमेर में जो दिशा से आने वाले जवान है वो अजमेर में पहुंच चुके थे, और नसीराबाद के सैनिक या बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक ये नहीं चाहते थे कि उनका प्रत्यक्ष आपके युद्ध हो या प्रत्यक्ष उनकी लड़ाई हो दिशा के आपके जवानों से, इसलिए वो अजमेर ना कर कहां चले गए, आपके दिल्ली चले गए। एक इस संबंध में एक और तर्क दिया जाता है कि उस समय के जो आपके मुगल शासक थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, और एक ऐसी आपके एक परिपत्र हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पत्र पूरे भारत में प्रचारित किया गया कि जहां जहां जो भी सैनिक आमजन क्रांति कर रहा है वो अपने स्थान पर क्रांति करने के बाद में दिल्ली आए और दिल्ली में मुगल वंश के शासक से स्वीकृति प्राप्त करें, और स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात वापस अपनी जगह जाएं और क्रांति को विस्तारित करें। यानी नसीराबाद के सैनिक छावनी के जवानों ने अगर क्रांति कर दी है नसीराबाद में, तो उनको और कहीं नहीं जाना है, नसीराबाद सीधे कहां आना, आपके दिल्ली आना है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर से स्वीकृति प्राप्त करनी है, स्वीकृति प्राप्त करने के बाद वापस कहां जाना है, नसीराबाद जाना है, और फिर उनके आसपास के क्षेत्रों में क्रांति को विस्तारित करना है। तो मुगल वंश के शासक की बात का मान रखने के लिए और उसकी बात को एक प्रकार से अपनी क्रांति को वैधानिक रूप देने के लिए, कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए ये नसीराबाद के सैनिक अजमेर की जगह कहां चले गए, आपके दिल्ली चले गए। और ये बात बिल्कुल सही भी है। उस समय जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे सावर्स, उसने भी ये बात स्वीकार की थी कि जैसे ही आपके नसीराबाद के सैनिक दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली के अंदर उनको बहादुर शाह जफर की स्वीकृति मिली है, उसके बाद नसीराबाद के आसपास के जितने भी आम लोग भी हैं वो इस क्रांति से जुड़ गए। क्योंकि भारत का आम व्यक्ति भले मुगल वंश के शासक के पास शक्तियां नहीं है, लेकिन फिर भी आम व्यक्ति अभी भी अपना शासक किसको मान रहे थे, बहादुर शाह जफर को मान रहे थे। और बहादुर शाह जफर से स्वीकृति प्राप्त करने का फायदा यह होता है कि इस क्रांति में फिर केवल सैनिक ही शामिल नहीं होते हैं, सैनिकों के साथ जितना भी आम वर्ग है वे आम वर्ग भी इस क्रांति में जुड़ जाएगा। तो सैनिकों ने आम वर्ग का सहयोग लेने के लिए, और वो सहयोग कब मिलेगा, जब बहादुर शाह जफर चाहेगा, तो सैनिकों ने आम वर्ग का सहयोग लेने के लिए वो सबसे पहले कहां गए, दिल्ली गए हैं, और दिल्ली में बहादुर शाह जफर से स्वीकृति प्राप्त किए। और जैसे इनको स्वीकृति मिली तो आम वर्ग और बढ़ चढ़कर सैनिकों को सहयोग करने लगा और नसीराबाद की क्रांति और तेज गति से आपके फैलने लगी। तो ये कई बार मेन जैसे आपके जो पेपर होते हैं उसमें पूछ लेते हैं, फिर इंटरव्यू होता है उसमें ऐसा पूछ लेते हैं कि भाई नसीराबाद से तो बिल्कुल नजदीक ही अजमेर, और अगर सैनिक चाहते तो अजमेर पर नियंत्रण भी कर लेते, फिर वो दिल्ली क्यों गए। तो दिल्ली जाने के पीछे 3-4 कारण है, और बिल्कुल सही निर्णय भी है कि अजमेर जाकर भी सैनिकों को क्या मिलता, गोला बारूद संपत्ति तो पहले उनके पास है, और अगर अजमेर जाते तो उनको दिशा के जवानों से युद्ध करना पड़ता, और फिर वो बहादुर शाह जफर के पास कब जाते, कब स्वीकृति प्राप्त करते, इसमें समय और लग जाता। तो इससे अच्छा यही है कि नसीराबाद जैसी क्रांति हुई, सैनिक बहादुर शाह जफर के पास गए, वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की, और फिर और तेज गति से इस क्रांति को आपके आगे बढ़ाने का काम किया। तो नसीराबाद की क्रांति मैंने आपको समझा दी है किस प्रकार से हुई है, सारी घटनाएं आपने समझ ली है, और हमने केवल वन लाइनर नहीं पढ़ा है, इस बात को हमने अच्छी तरीके से जानने का प्रयास किया है। नसीराबाद के बाद में जो दूसरा स्थान है राजस्थान में क्रांति का, वह था विद्यार्थियों आपके नीमच। आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं। नीमच अभी आपकी ब्रिटिश सैनिक छावनी थी, हालांकि इसकी जो भौगोलिक स्थिति वर्तमान मध्य प्रदेश में है, पर उस समय आपके राजपूताना के भाग था और मेवाड़ रियासत का इस पर प्रशासनिक नियंत्रण था। नीमच के अंदर विशेष प्रकार की घटना घटित हुई। जैसे ही नसीराबाद में क्रांति हुई तो उसकी आग अब नीमच में फैलने लगी। तो उस आग को रोकने के लिए सन 1857 में 2 जून 1857 को नीमच के अंदर एक ब्रिटिश आपके पदाधिकारी थे जिनका नाम था एबोट। एबोट ने क्या किया
सारे के सारे सैनिकों को आपके बुलाया और उनके सामने एक मांग रखी कि प्रत्येक सैनिक इस बात की शपथ लें कि वे ब्रिटिश पदाधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार का विद्रोह नहीं करेंगे। और जैसे ये शपथ लेने की शुरुआत हुई, उसी समय एक भारतीय आपके सैनिक थे जिनका नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने एबोट से प्रश्न किया कि आप इस बात की शपथ लीजिए कि जो हमारे खिलाफ अफवाहें फैल रही हैं, गाय सुअर वाली, आटे के चरबे, वो आपके जो आटे के अंदर हड्डियों को चूरा वाली, उन अफवाहों के संदर्भ में हमें कोई वास्तविक बात बताई। लेकिन एबोट यहाँ पर मौन रह गया और किसी प्रकार की संतुष्टि भरा जवाब नहीं दे पाया। इसी बात से दुखी होकर 3 जून 1857 को, इस तारीख को याद रखेंगे आप, 3 जून 1857 को नीमच की छावनी के अंदर भी क्रांति की शुरुआत हो गई। और जो यहाँ पर जो क्रांति का नेतृत्व किया है उनका नाम है हीरा सिंह। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि नीमच के अंदर जो क्रांति का नेतृत्व किया है, वो जो नेतृत्व करता जो सैनिक है उनका नाम क्या आपके हीरा सिंह। और हीरा सिंह के नेतृत्व में फिर नीमच के जो सैनिक है उन्होंने वही कार्य किया जो नशीराबाद में हुआ है, छावनी को लूटा गया है, ब्रिटिश पदाधिकारी हत्या की गई है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कुछ आपके जो 40 आपके ब्रिटिश पदाधिकारियों के जो बच्चे हैं या हम कह सकते हैं महिलाएं हैं, उनके परिवारजन के लोग हैं, वह भारतीय सैनिकों, भारतीय क्रांतिकारी से भयभीत हो गए थे कि भारतीय क्रांतिकारी से छुपने के लिए एक स्थान है डोंगला, वहां वो आपके छिप गए ताकि क्रांतिकारी को हाथ नहीं आए और अपने प्राणों की रक्षा कर सके। अब इन 40 जो आपके ब्रिटिश नागरिक हैं या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश जवान हैं, उनकी सुरक्षा का भार जो लिया गया है वो आपके सावर्स को दिया गया है, क्योंकि सावर्स आपके मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट हैं और इसके साथ में जो मेवाड़ी सेना है उसको भेजा गया है ताकि इन 40 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाई जा सके। फिर इन 40 व्यक्तियों को इस डोंगला नामक स्थान से सुरक्षित निकालकर जो उदयपुर के अंदर जो पिछोला झील है, पिछोला झील के अंदर एक महल बना हुआ है, जग मंदिर महल, वहां पहुंचाया गया। और उस समय के जो मेवाड़ के जो आपके शासक थे स्वरूप सिंह ने फिर इन 40 व्यक्तियों की आपकी सुरक्षा की है। तो कई बार ये प्रश्न पूछते हैं कि जो 40 व्यक्ति डोंगला में फंसे हुए थे उनको जग मंदिर में शरण देने का काम किसने किया है? तो उस समय के जो मेवाड़ के जो शासक थे स्वरूप सिंह, उन्होंने ये कार्य किया है। और इस प्रकार से फिर नीमच के अंदर भी क्रांति फैली है। नीमच के बाद में जो हमारा अगला जो आपके क्रांति का केंद्र था वह था आपके देवली। और यहाँ पर भी आपको पता है कि इस जगह पर भी ब्रिटिश छावनी स्थित थी और देवली के अंदर ही जो आपके कोटा कंटिजेंट, मैंने इस बारे पहले बात भी की है, देवली के अंदर जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था आपके कोटा कंटिजेंट। और यहीं पर ही आपके एक और सैनिक थे महिदपुर सैनिक टुकड़ी। इन दोनों ने मिलकर देवली के अंदर भी आपके क्रांति का नेतृत्व किया, क्रांति का बिगुल बजाया। हालांकि ज्यादा दिन तक यहाँ क्रांति नहीं रही। 6 जून 1857 को ब्रिटिश पदाधिकारियों ने फिर से देवली पर अपना नियंत्रण कर लिया। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई? नशीराबाद में। नशीराबाद से फिर क्रांति कहाँ गई? आपके नीमच। और नीमच के बाद फिर क्रांति कहाँ गई? आपके देवली। और इसके बाद में जो आगे हम पढ़ेंगे, जो अगला स्थान पढ़ेंगे, और वह है विद्यार्थी एरिनपुरा। और आप सब जानते हैं राजस्थान जो 6 सैनिक छावनियां थी उसमें 4 जगह क्रांति हुई है, नशीराबाद, नीमच, देवली और आपके एरिनपुरा। ब्यावर की सैनिक छावनी और खेरवाड़ा की सैनिक छावनी ने इस क्रांति भाग नहीं लिया है। तो आज की हमने क्लास में बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है। कल की क्लास होगी उसमें हम एरिनपुरा में किस प्रकार से क्रांति हुई है और एरिनपुरा के अंदर किस प्रकार से अहुआ के सैनिक शामिल हो गए हैं, तो उस संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। और फिर कौन कौन से युद्ध हुए हैं उन युद्धों के बारे में बात करेंगे। आप इन बातों को अच्छी तरीके से पढ़े, इनको ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से कहानी की तरह से पढ़े। ऐसा नहीं रटे कि नशीराबाद में क्रांति कब हुई, करने वाले कौन थे, कौन से व्यक्ति मारे गए, ये बच्चों वाली बातें हैं। ये पहले चल जाता था काम, वर्तमान की परीक्षा दृष्टि से ऐसा काम चलता नहीं है। आप कहीं से भी पढ़े, किससे भी पढ़े, पर व्यवस्थित तरीके से पढ़े ताकि आपको कहानी के रूप में, अब देखो हमने सारी बातें कहानी के रूप में पढ़ी है। कैसे आबू में पता चला है क्रांति का, कैसे आबू से फिर सुरक्षा करने का काम, अजमेर की सुरक्षा करने का काम हुआ है, कैसे अजमेर में घटनाक्रम नशीराबाद पहुंचा है और नशीराबाद में किस प्रकार से क्रांति हुई है, वो क्रांति की लहर आपकी नीमच पहुंची है, कैसे देवली पहुंची है, फिर देवली से आके वो एरिनपुरा पहुंचेगी। तो एरिनपुरा और अहुआ की क्रांति की बात, और उसके बाद हम कोटा, राजस्थान के संदर्भ में सबसे तो विस्तृत क्रांति का जो आपके हम कह सकते हैं कि समय था कोटा में था, और एरिनपुरा और कोटा की बात हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।